नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। देखिए, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, यदि संविधान आपको समझ में नहीं आता है तो प्रस्तावना आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको संविधान समझ में आएगा, क्योंकि 70% संविधान इसके अंदर छुपा हुआ है। जो भी अनुच्छेद हैं, जो अनुसूचियां हैं, जो भाग हैं, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जो भी संसदीय व्यवस्था है, सारे शब्दों को इसमें समाहित कर दिया गया है प्रस्तावना में, और उसी का विस्तार जो है आगे संविधान है। इसीलिए जो है संविधान को आत्मा कहा गया है, इसको कुंजी कहा गया है। तो देखिए, इसको समझेंगे। पहले तो हम लोग सुनते हैं प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, संविधान को समझना है तो प्रस्तावना को समझना ही पड़ेगा। प्रस्तावना जब आप समझ जाएंगे तो संविधान आपको समझ में आने लगेगा। इसके लिए क्या है कि आपको प्रस्तावना याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं, अंदर गहराई से प्रश्न पूछता है। वही आज हम देखेंगे इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो पहला शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। अब देखिए, यही पहला शब्द है, हम भारत के लोग। जैसे कि जब बात होती है संविधान में, संसदीय व्यवस्था में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संसद के 3 स्तंभ हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे सर्वोच्च कौन है, हमारे दिमाग में आता है न्यायपालिका है, किसी के दिमाग में आता है राष्ट्रपति है, संसद है। नहीं, सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च हम हैं, सर्वोच्च आप हो, यानी कि इस देश की जो जनता है वही सर्वोच्च है। यही इसीलिए संविधान में पहला ही प्रस्तावना में शब्द है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल। सर्वोच्च कौन है? जनता है। इसीलिए स्रोत है, संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। लेकिन होता क्या है, हमें पता ही नहीं, हम हमेशा जो है ये समझ ही नहीं पाते हैं। जिस दिन इस देश की जनता ये समझ जाएगी कि सर्वोच्च कौन है, भारत की जनता है, उस दिन जो ये भ्रष्टाचार है, जो समस्याएं हैं, वो स्वतः ही दूर होने लगेंगी। अब आते हैं अगले शब्द पर, वो है हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए, ये जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, चाहे वो आंतरिक मामले हों, चाहे वो बाह्य मामले हों। ये तभी संभव है जब हमारा राष्ट्र एक सक्षम, शक्तिशाली राष्ट्र होगा, और हम उस राष्ट्र को ऐसा राष्ट्र बनाएंगे। ये कहाँ लिखा है? प्रस्तावना में। तो ये शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर जो है अगला शब्द है समाजवादी। अब देखिए, समाजवादी, जैसे कि होता क्या है कि जो हमारा संविधान है उसमें समाजवाद पर जोर दिया गया, क्योंकि प्रस्तावना में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे तो 2 प्रकार का पूरे वर्ड में जो है व्यवस्था है, एक समाजवादी, दूसरा पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या होता है कि ऊपर बैठा व्यक्ति जो पूंजी लगाता है वो नीचे बैठे व्यक्तियों का शोषण हो, उसमें शोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए पूंजीवाद भी उतना अच्छा नहीं है। समाजवाद में क्या है? समाजवाद एक तरीके से जो जिसमें कहा गया कि सबके पास बराबरी हो, सब एक लेवल, सबका एक लेवल हो, सबको बराबरी का दर्जा मिले, समानता हो। लेकिन ये भी संभव नहीं है। अब कोई परिश्रम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कैसे सबके पास पैसा बराबर होगा? अगर बराबर करने लगा जाए, किसी के पास ज़्यादा है उससे लेके दूसरे को दे दो, तीसरे को दे दो, डिवाइड कर दो, तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, खून खराबा होने लगेगा। तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन सरकार का प्रयास होता है कि जो हमारी इकनॉमी हो वो कैसी हो? समाजवादी हो, जो व्यवस्था हो वो समाजवादी हो। क्यों? क्योंकि इसमें सबका हित निहित है। भारत की जो व्यवस्था है समाजवादी, उसमें यही कहा गया कि
सबको ध्यान में रखते हुए जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, वो सब तक पहुँचें, ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो समाजवाद सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में न समाजवाद को पूरी तरह अपनाया गया, न पूंजीवाद को। एक नया नाम दे दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश में न तो पूंजीवाद है न समाजवाद है, मिक्स्ड है, यानी कि पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। जैसे आजकल बहुत चर्चा का विषय है कि सरकार सब कुछ जो है प्राइवेट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो हमेशा जो है ख़तरनाक रहा है, क्योंकि उसमें नीचे के व्यक्तियों का शोषण शुरू हो जाता है, और समाजवाद में जो है लाभ होता है जनता का। तो इस तरह से अगला जो शब्द है वो समाजवादी है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी फिर है पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, ये जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, ये भी हमारे संविधान में प्रयोग किया गया है। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, एक ऐसा राष्ट्र जो धर्म के मामले में तटस्थ है, जो कि किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ जो भी व्यक्ति रहता है उसको किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है, या धर्म को अपनाए और या ना अपनाए। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्र एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। चूँकि ये दोनों शब्द जो है मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इनको 42वां संशोधन 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जब पंथ निरपेक्षता की बात है, तो क्या हमारे संविधान में इससे पहले धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता नहीं थी? धर्म की बात करी गई थी संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो लेकिन मूल प्रस्तावना में नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया। जैसे पाकिस्तान है, एक इस्लामिक कंट्री है। श्रीलंका वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म को मान्यता दी गई। लेकिन हमारा जो राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम और उसके साथ साथ नास्तिक, जो जैसा चाहे जिस धर्म को माने और या ना माने, यही सबसे बड़ी इस देश की खूबसूरती है। और क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में एक तरीके से देखा जाए तो ये संविधान का स्वरूप है। स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। और एक और शब्द है लोकतंत्रात्मक। और एक शब्द और है गणराज्य। यानी कि 1 2 3 4 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरीके का स्वरूप, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। लोकतंत्रात्मक मतलब आप जानते हैं, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और गणराज्य, गणतंत्र, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना बन करके तैयार हुई, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और हमारा राष्ट्र एक गणतंत्र राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख है, प्रमुख कौन है, सर्वोच्च कौन है? वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। प्रमुख का यदि निर्वाचन होता है तो उसे गणराज्य, गणतंत्र में कहा गया है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो कहने का मतलब है कि जो प्रमुख है वो चुनाव होता है, उसका निर्वाचित होता है। यदि वह आनुवांशिक हो, राजा है, राजा का बेटा, बेटे का बेटा, तो वो गणतंत्र नहीं होगा, वो राजतंत्र होगा। तो इस तरह से ये हमारा स्वरूप है प्रस्तावना में। इसके बाद जो अगले शब्द आते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसके समस्त नागरिकों में, अब उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अब देखिए 3 शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो 3 शब्द हैं, इनके साथ न्याय का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न आएगा? देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, क्या इसमें धार्मिक न्याय की बात करी गई? नहीं करी गई। अब होता क्या है, एग्जाम में पूछेगा कि मूल प्रस्तावना जो है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें क्या न्याय धार्मिक शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, या न्याय निम्न में से किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया? उसमें 4 ऑप्शन होंगे। किस शब्द के लिए नहीं प्रयोग किया गया? धार्मिक एक ऑप्शन होगा, 3 ये होंगे। धार्मिक के लिए नहीं किया गया, किसके लिए किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद क्या होता है,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब आप देखिए यहीं पर फिर प्रश्न बना कि स्वतंत्रता जो शब्द है संविधान की प्रस्तावना में, उसके लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया? तो 1 2 3 4 5। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो जब आपको प्रस्तावना याद होगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब क्या है कि जो मूल हम लोग संविधान देखते हैं, जब हम लोग संविधान में मौलिक अधिकारों में जाएंगे तो वहाँ पर जो मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19, 20, 21, 22, यानी कि आप देखोगे 19, 20, 21, 22 कितने आर्टिकल हुए? 4। मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में 4 अनुच्छेद हैं, 19, 20, 21, 22, जिसमें स्वतंत्रता की बात करी गई। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं, पूछेगा आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें कितने अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया? 4 अनुच्छेद। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया? 1 2 3 4 5। देखिए हर प्रश्न जो है तीनों एक जैसे हैं, लेकिन तीनों का उत्तर क्या हो गया? अलग हो गया। फिर से देख लीजिए, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है उसके लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया? 5 शब्द। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, उसमें कितने अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया? 4 अनुच्छेद। और जो हमारी आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया? तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना को जब आप समझेंगे तो पूरा संविधान उसके अंदर संक्षिप्त रूप से रखा हुआ है। इसलिए प्रस्तावना समझ लेंगे आप तो संविधान आपको समझ में आने लगेगा। अब जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब देखिए यहां पर समता शब्द का आ गया प्रयोग, समता। अब एक नया शब्द, यानी कि पहले न्याय के लिए 3 शब्द, स्वतंत्रता के लिए 5 शब्द, समता के लिए 2 शब्द, प्रतिष्ठा और अवसर। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो समता के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए गए? एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। इसके अलावा नहीं, जो लिखा है वही आपको टिक करना है। अब आप देखिए, जब मौलिक अधिकारों की बात होगी, फंडामेंटल राइट्स, उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 1 2 3 4, यानी कि जब मौलिक अधिकारों में समता की बात होगी, इक्वलिटी की बात होगी, तो 4 अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है, 14, 15, 16, 17, 18। लेकिन जब समता की बात प्रस्तावना में होगी तो 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो कहने का मतलब ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि समता, इक्वलिटी की बात संविधान में कहाँ पर करी गई? तो इक्वलिटी की बात संविधान में प्रस्तावना में करी गई और मौलिक अधिकार में करी गई। स्वतंत्रता की बात संविधान में कहाँ पर करी गई? प्रस्तावना में भी करी गई और मौलिक अधिकार में भी करी गई। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वह प्रस्तावना में भी आता है और मौलिक अधिकार में भी आता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात करी गई। इस तरह से ये चीज़ें आपको समझनी हैं। अब आगे देखते हैं इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब क्या है कि ये जो 3 शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, और एक शब्द इसमें और आएगा, बंधुता। बंधुता। ये जो 4 शब्द हैं, न्याय,
न्याय है, स्वतंत्रता, ये न्याय छोड़ देंगे। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। पूछेगा एग्जाम में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, क्योंकि इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पर हम लिख देते हैं व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये देखो शब्द आ गया बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो स्वरूप है संविधान का, स्रोत है हम भारत के लोग, स्वरूप है, और उसके बाद जो ये आप देख रहे हो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जो है संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान के पूछेगा उद्देश्य तो 5 उद्देश्य हैं, 5 जो है उसके जो है स्वरूप है 5, और स्रोत हम भारत के लोग हैं। और अंत में आता है 26 नवंबर 1949, यानी कि ये वो तारीख है जो प्रस्तावना से हमको पता चलती है कि इस तिथि को जो है हमारी प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, इसलिए 26 जनवरी की तिथि को रखा गया जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने में। और क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन प्रस्तावना को लागू किया गया, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949, लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अब इसमें ये तो हो गई प्रस्तावना की बात, प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको लेकर के। अब हम लोग जो है कुछ प्रश्न और प्रस्तावना से पूछे जाते हैं, उनको समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि सारी बातें इसमें लगभग आ जाएंगी। होता क्या है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें उसको अलग अलग विद्वानों ने संबोधित किया है। जैसे एक प्रश्न आता है कि परिचय पत्र की संज्ञा इसको किसने दिया, इसको जन्म कुंडली किसने कहा, इसको आत्मा किसने कहा, इसको दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए, दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा। तो हमारा जो संविधान है उसमें जो प्रारूप समिति है, उस प्रारूप समिति में एक सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने ये कहा है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पूछा जाएगा एग्जाम में। दूसरा जो है अगला है कि परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी। परिचय पत्र की संज्ञा, तो देखिए परिचय पत्र की जब संज्ञा होगा तो पालकी, एन पालकी वाला, पालकी वाला, पा से परिचय पत्र, एन से पा से पालकी वाला। इस तरह से फिर अगला जो प्रश्न है जन्म कुंडली, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा। तो देखिए जन्म कुंडली की जब बात आएगी और दीर्घकालीन सपनों का विचार, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लाह भी है कृष्णा भी है, स्वामी याद कर सकते हो। और जब जन्म कुंडली की बात आएगी तो के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। और ये भी प्रारूप समिति के सदस्य, यानी कि 2 व्यक्ति हैं प्रारूप समिति के जिन्होंने प्रस्तावनाओं को लेकर के टिप्पणी की। के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है और दीर्घकालीन सपनों का विचार जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा, और परिचय पत्र की संज्ञा पालकी वाला ने दी। अब एक आता है जो है, इसको हृदय और आत्मा किसने कहा। हृदय और आत्मा, तो देखिए जब हृदय और आत्मा की बात होगी तो ठाकुरदास भार्गव,
ठाकुरदास भार्गव, हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछे जाते हैं कुछ प्रश्न। अब जैसे यहाँ पर आत्मा कहा है, जैसे आप समझिएगा कि जब ये शरीर है, इस शरीर के अंदर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा है। बाकी देखो जो नॉलेज है, जो कपड़े हैं, जो पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, धन संपत्ति है, कोई उसका मतलब नहीं है जब शरीर में आत्मा नहीं है। आत्मा है तब तक सब कुछ है। तो सोचिए आप इस बात को कि जो हमारा संविधान है, संविधान में आत्मा कहा गया किसको? प्रस्तावना को। लेकिन जब कभी कहेगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसे आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वहाँ पर आंसर बदल जाता है। लेकिन आत्मा की जब केवल सीधे सीधे बात करी जाती है तो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ। अब हम देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें और हैं। जैसे इसको कुंजी कहा गया। कुंजी मतलब क्या है? जैसे घर है, घर में ताला लगा हुआ है, तो आप ताला खोल के अंदर जाएंगे ना, कैसे अंदर चले जाएंगे? ताला कैसे खुलेगा? ताला तो कुंजी से खुलेगा। कुंजी क्या है? कुंजी है प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना जब तक आप नहीं समझेंगे, संविधान नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कुंजी कहा गया, आत्मा कहा गया। अब कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि जो हमारा संविधान है उसमें क्या होता है कि ये प्रश्न उठा, क्या हम इसमें संशोधन कर सकते हैं? फिर दूसरा प्रश्न उठा, संशोधन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके वाद हैं अलग अलग। जैसे एक वाद आया बेरुवारीवाद। बेरुवारीवाद 1960 में आया। एक इससे पहले भी था, मदन गोपाल यूनियन बनाम मदन गोपालवाद 1957 में आया।